एक अदद ऑडियो लीक जो है वो शेयर करनी है। आईएसपीआर के किसी ब्रिगेडियर के साथ ये गुफ्तगू के अंदर जो है वो की जा रही है। इस ऑडियो लीक ने जो है बड़ा कोहराम मचाए रखा। सदर मुमलिकत ने इमरान खान साहब की 6 माह की सजा भी जो है वो कम कर दी है। मरियम नवाज को इमरान खान की अटक जेल की फुटेजेस पहुंचाई जाती है और रोजाना की बुनियाद पर अपडेट किया जाता है। इन लोगों ने इतना पैसा कमाया है और आज इमरान खान का केस लड़ने के लिए चंदा मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक अदद ऑडियो लीक जो है वो शेयर करनी है, लेकिन इस मरतबा ये जो ऑडियो लीक है ये और किसी की नहीं है, किसी सियासतदान की नहीं है, किसी सियासतदान की बीवी की नहीं है, किसी की सास की नहीं है, बल्कि एक एंकर पर्सन की है। और इस ऑडियो लीक ने जो है बड़ा कोहराम मचाए रखा पिछले 24 घंटे के अंदर। और इसके अंदर सोशल मीडिया के ऊपर ये आया कि जनाब ये ऑडियो जो है वो बेसिकली आईएसपीआर के किसी ब्रिगेडियर के साथ ये गुफ्तगू के अंदर जो है वो की जा रही है। मैं ऑडियो भी सुनाऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में, तो आपने एंड तक जो है ये वीडियो ज़रूर देखनी है। एंकर कौन है, ऑडियो किसकी है, मामला क्या है, बैकग्राउंड क्या है और हमारे पास इसकी डिटेल्स क्या है, सारी तफसीलात जो है आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। 8 लाख सब्सक्राइबर्स का हमने टारगेट सेट किया है और अब हम अपना 10% टारगेट जो है वो तकरीबन 3 दिन के अंदर ही अचीव ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हमने 2 महीने का टारगेट रखा हुआ है, तो टाइम अभी हमारे पास काफ़ी है, लेकिन आपने इसमें हमारी हेल्प करनी है और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिल सकें। 2 महीने के अंदर अंदर 8 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट हमने अचीव करना है। फिगर्स आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तमाम खबरों से पहले मेरा ख्याल में अगर मैं पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जीत का जिक्र ना करूं तो मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी होगी। अफगानिस्तान के साथ दूसरा वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान पहला ओडीआई बड़े ही कन्विंसिंगली जीत चुका था, लेकिन दूसरे ओडीआई के अंदर जो है पाकिस्तान ने 300 रन्स का टारगेट जो है वो चेस करना था और वो आखिर तक मैच फंस गया। लेकिन इस बार भी अफगानिस्तान के जबड़ों से जो है वो जीत को खींच के लाने के अंदर नसीम शाह उनका ही किरदार रहा। एक दफ़ा पहले भी आपको याद होगा, बिल्कुल हारते हारते पाकिस्तान को मैच जिता दिया था नसीम शाह ने। इस मरतबा भी यही हुआ कि आखिरी ओवर था और आखिरी ओवर के अंदर जाके नसीम शाह ने जो हीरोइक्स दिखाए हैं उसकी बदौलत पाकिस्तान जीतने में कामयाब हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। तो वैसे मतलब जारी बात है, अफगानिस्तान के अंदर भी हमारा वीलॉग देखा जाता है, मैं जानता हूँ, और भी दीगर ममालिक के अंदर भी देखा जाता है, लेकिन अब क्या करें, दिल तो पाकिस्तानी है ना, मतलब हम क्या कर सकते हैं। खुशियाँ तो मनानियाँ ने पाएँ, जो चाहे जो मर्जी हो जाए। अच्छा जी, एक तो सबसे पहले जनाब आज का दिन जो है वो दोबारा इमरान खान साहब के लिए बड़ा अहम है। आज मुझे पता है सुबह सुबह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स, ख़ास तौर पे वो वाले जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो दुआएं कर रहे होंगे। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर भी जारी बात है तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स दुआएं कर रहे होंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज कम से कम इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई फैसला सुना दे। कल सारा दिन ये केस, जो तोशा खाना का केस है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान फुटबॉल की तरह जो है वो खेला गया, लेकिन कहीं से भी जो है वो अच्छी उम्मीद नहीं आई। बल्कि सुप्रीम कोर्ट का मामला तो वैसे ही अगले हफ्ते के ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली चला गया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलबत्ता आज इस केस की समाअत जो है वो दोबारा होनी है। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज साहब, उन्होंने आज अपने दलाइल देने हैं, तो हो सकता है कि उसके बाद जो है वो कोई ना कोई फैसला, वो जो भी फैसला होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई फैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अनाउंस हो जाए। तो ऑल आइज ऑन इस्लामाबाद हाई कोर्ट टुडे। अच्छा जी, दीगर खबरों के बारे में भी जरा बात करते हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत को जो खत लिखा गया था, पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया भी था इसके बारे में, तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो ख़त लिखा है जो सदर को गया है, उसके ऊपर अब ऐवान सदर ने वजारत कानून और इंसाफ से आइनी राय जो है वो अपनी मांग ली है कि जी आप बताइए आपका इसके ऊपर क्या स्टांस है। तो चंद कानूनी माहिरीन जिनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि शायद ये आखिरी इंतज़ार है कि सदर मुमलिकत जो है वो एक दफ़ा ये तकल्लुफ़ भी पूरा कर लें, और अगर मोस्ट प्रॉबेबली वजारत कानून और इंसाफ भी अगर इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़ा होता है तो फिर सदर साहब जो है मोस्ट प्रॉबली शायद सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। वैसे बाय द वे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो ऑलरेडी वहाँ पे जा चुकी है और वो ये ऑलरेडी कह रही है कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात जो है वो करवाए जाएँ। तो देखते हैं मामला आगे कहाँ चलता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों से मुशावरती अमल जो है उसका आगाज़ हो गया है। बताया गया है कि आज मुस्लिम लीग नून से जो है वो इलेक्शन कमीशन की मुलाकात होगी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से देखें अब कौन से रहनुमा जो है वहाँ पे जाते हैं। लेकिन कल
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के वफूद ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात करी है। ये एक फॉर्मेलिटी होती है, ये हर इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ सियासी जमातों को बुला के उनकी राय, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनकी राय ली जाती है कि जी आप बताइए आप क्या समझते हैं इलेक्शंस के अंदर बेहतरी किस तरह आ सकती है, क्या होना चाहिए। तो इस मुलाकात के बाद पीटीआई के जो वफ्द के हमरा जो मौजूद थे वो थे सेनेटर अली जफर साहब। उन्होंने कहा कि जी हमने 3 निकात के ऊपर बात की है। हमने कहा है कि आइन के तहत 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना ईसीबी की जिम्मेदारी है। इलेक्शन करवाने में पीटीआई पर ताउन के लिए तैयार है। आर्टिकल 51 के तहत दर्ज हर सूबे में कितनी सीटें हैं। हमने कहा कि नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ ना करवाई जाएँ। इलेक्शन मुहिम के दौरान पार्टी परचम लहराने की इजाज़त दी जाए। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अपना मौक़िफ़ दोहराया कि हम आइन के दायरे में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, ऐसे इलेक्शन चाहते हैं जिस पर पूरी कौम मुत्तफिक हो। सियासी जमातों से मुशावरत के सिलसिले में 25 अगस्त को मुस्लिम लीग नून और 29 अगस्त को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जो है वो इस सिलसिले में अब बुलाया गया है। अच्छा जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है, अंदर ही अंदर जो है वो एक गेम खेली गई है और मैं आपको बताऊंगा कि वो बेसिकली गेम क्या है। इमरान खान साहब के हवाले से सदर मुमलिकत ने क्या गेम खेली है। बेसिकली इससे पहले अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक शो के अंदर ये बात कही थी कि ये जो भी 14 अगस्त गुजरी है, उस 14 अगस्त वाले दिन जो है वो सदर मुमलिकत की जानिब से कैदियों की 6-6 माह की सज़ा जो है वो कम की गई थी। अब इमरान खान साहब को 3 साल की सज़ा हुई है। अताउल्लाह तारड़ साहब ने यह क्लेम किया था कि जी सदर मुमलिकत ने इमरान खान साहब की 6 माह की सज़ा भी जो है वो कम कर दी है इसी चक्कर के अंदर। तो अब कल जब ये इसकी जब समाअत हो रही थी केस की, तो उसमें इमरान खान साहब के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जी 14 अगस्त को जो कैदियों की 6-6 माह की सज़ा कम हुई थी, ये फेवर जो है वो इमरान खान साहब को भी इसके अंदर मिल गई है और उनकी भी 6 माह की सज़ा जो है वो कम कर दी गई है। अब इसके 3-4 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये कि ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, सीधा सीधा। मतलब इसमें तो मतलब कि चिट्टा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कह सकते हैं ना आप, कि आपका ताल्लुक जिस पार्टी से था उस पार्टी के चेयरमैन को जो है वो आपने उसकी सज़ा 6 माह कम कर दी। और अभी ज़हन में रखिएगा, आज इमरान खान साहब को अंदर गए हुए अभी सिर्फ 20 दिन हुए हैं, सिर्फ 20 दिन हुए हैं। तो 20 दिन जिस शख्स को अभी गए हुए हुए हैं, ये आम तौर पे ये इस किस्म की जो लिवरेजेस होती हैं ना, ये उन लोगों को दी जाती है जिनको बड़ी देर हो चुकी हो कैद हुए हुए, उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है वो दे दी जाती है। तो अभी 20 दिन हुए हैं इमरान खान साहब को अंदर गए हुए और सदर साहब ने जो है वो अपने साबका चेयरमैन के लिए, क्योंकि अब तो टेक्निकली स्पीकिंग आरिफ अलवी साहब पीटीआई में नहीं है, इवन दो दिल रूह जान जिगर सब कुछ तेरे नाम किया है, तो उसके मुताबिक तो वो तहरीक इंसाफ में ही है। तो उन्होंने अपने जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी सज़ा 6 महीने उन्होंने कम कर दी है। अब मुझे नहीं पता कि कल को दिस कुड एक्चुअली क्रिएट सम प्रॉब्लम्स फॉर आरिफ अलवी साहब और नॉट, मैं नहीं जानता, मैं कानूनी तौर पे इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये अगर इमरान खान साहब जिस तरह वेस्टर्न डेमोक्रेसी की जो मिसालें देते हैं ना, अगर ये किसी वेस्टर्न मुल्क में इस तरह की हरकत हुई होती ना, तो तूफान बरपा हो जाता कि जनाब आरिफ अलवी साहब का जिस जमात से ताल्लुक है उसी के सरबराह को आपने 6 माह की जो है वो कैद उसकी माफ़ कर दी। तो बेसिकली अब इमरान खान साहब की 3 साल की कैद जो है वो 2.5 साल की हो गई है अब बशुक्रिया आरिफ अलवी साहब। एक ये खबर है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस के हवाले से कल की जो समाअत हुई है उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। कल उस 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा जारी किया है उसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में किस हाल में है, अटॉर्नी जनरल 28 अगस्त तक रिपोर्ट दें, अटॉर्नी जनरल चेंबर्स में रिपोर्ट जमा करवाएं। इसमें कहा गया दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि हाईकोर्ट में तोशाखाना केस ज़ेर समाअत है। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक उन्होंने तमाम निकात हाईकोर्ट में पेश कर दी हैं। ऐसी सूरत हाल में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना मुनासिब होगा। केस की समाअत मुलतवी की जाती है। अब यहाँ पे भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट ये बनती है कि जिस तरह मैं 20 दिन का मैं जिक्र कर रहा था, तो अभी सिर्फ 20 दिन हुए हैं, सिर्फ 20 दिन हुए हैं इमरान खान साहब को जेल में गए हुए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, उन्होंने जनाब इस सिलसिले में रिपोर्ट मांग ली है कि जनाब बताएं उनको किस हालत में रखा हुआ है। नहीं मुझे नहीं याद पड़ता, और जो लॉयर्स कम से कम ये व्लॉग देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में ज़रा आप भी अपनी राय का इजहार करें कि पाकिस्तान की तारीख में कहीं पे नज़र आता है कि 20 दिन हुए अभी एक शख्स को कैद में गए हुए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली पूरी रिपोर्ट मंगवा ले कि जनाब बताएं आपने इनको किस तरह रखा हुआ है। वो जो बाकी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, जिनकी एक्चुअली कई महीने बल्कि कई साल उनकी बेलें नहीं होती मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, क्योंकि उनका केस ही लग नहीं रहा होता। ये प्रोविज़न क्या इमरान खान साहब के अलावा किसी और को मिल सकती है
कि सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री जो एक्चुअली पूरी रिपोर्ट मांगे, जी बताएं उनको किस हाल में आपने रखा हुआ है, या उनके लिए इतनी तेजी दिखाई जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस किस्म की जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, या कहा जाए कि जनाब हमने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है। मतलब ये तो वही वाली बात हुई कि आपने गोडा जो है वो गर्दन के ऊपर रख दिया है तो तुसी नाल नाल वेख भी रहे हो कि असी वेखना तुसी की कर दो। तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि वो की कर देने, तो फिर असी भी वेखने हैं कि वो की कर देने। जारी बात है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस लगा हुआ है, अब देखते हैं कि इसकी समाअत जो है वो क्या होती है। अच्छा जी, इसके अलावा अब आ जाए, मेरे ख्याल में आप सुनना चाहेंगे, सॉरी एक खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो है एक नया टेलीविज़न चैनल है टेलॉन न्यूज़। ये टेलॉन न्यूज़ जो है ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसने एक खबर दी और इसने एक दावा किया है कि जी मरियम नवाज़ को इमरान खान की अटक जेल की फुटेजेस पहुँचाई जाती है और रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट किया जाता है। मरियम नवाज़ इमरान खान को दी गई सज़ा पर मुकम्मल मुतमईन है। मरियम नवाज़ को इसके बदले में सियासी तौर पर मुकम्मल खामोश रहने का कहा गया है, जिस पर वो अभी तक अमल कर रही हैं। अच्छा, ये इस खबर के अंदर 4-5 जो है ना वो मसाइल हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। पहली बात तो ये कि किस तरह पता लगता है आपको कि जनाब ये फुटेजेस एक्चुअली वहाँ से निकलती हैं और मरियम नवाज़ तक पहुँचती हैं। मतलब जाहिर बात है अगर ये फुटेजेस निकलती हैं तो दो ही तरीके होंगे, या तो उनके पास एक इस तरह का ये कार्ड है जो ये रिकॉर्डिंग कार्ड होता है, इसके अंदर आमतौर पे आजकल के जो कैमरे हैं या जो यूएसबी जो सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं उनके अंदर भी एक इस तरह का कार्ड होता है, या तो वो कार्ड रिकॉर्ड कर रहा होता है, या दूसरा तरीका ये है कि आपको व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया होगा। तो आपको किस तरह पता है कि ये चीज़ें इस तरह मरियम नवाज़ के पास पहुंची हैं? मेरा एक सवाल है, सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये यहाँ पे फरमाते हैं कि मरियम नवाज़ को इसके बदले में सियासी तौर पर मुकम्मल खामोश रहने का कहा गया है। ये खबर भी इन्होंने दी। मरियम नवाज़ कल जितना बोली हैं अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर दे धड़ चीफ जस्टिस के हवाले से और इमरान खान साहब के इस केस के हवाले से, वो खामोश तो है नहीं, अब वो तो डगाडक बोली जा रही हैं। तो मैं हैरान हूँ कि ये खबर जो है वो किस तरह। अब मैं अगर ये फेक न्यूज़ है, मैं फिर भी एक चैनल है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं जारी बात है मैं नहीं कहना चाहता, कोई हार्श लफ्ज़ नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन इस तरह की फिर जब खबरें आती हैं ना जिसका कोई सर पैर ना हो तो फिर मुसीबत पड़ जाती है, और पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के ऊपर जो है ना फिर मुसीबत पड़ जाती है कि देखें जनाब फेक न्यूज़ देते हैं। तो मेरा ख्याल में मुझे बहुत से झोल नज़र आ रहे हैं इस खबर के अंदर। अच्छा जी, अब आ जाएँ उस ऑडियो के ऊपर जो लीक हो गई है। मैंने आपको बताया कि एक एंकर पर्सन है, उनकी ऑडियो ये लीक हुई है। वो एंकर पर्सन कौन है? वो एंकर पर्सन है जनाब नसीम ज़हरा साहिबा। नसीम ज़हरा साहिबा जो हैं वो चैनल 24 के ऊपर काम करती हैं, वहाँ पे अपना प्रोग्राम करती हैं, और उनकी एक अदद ऑडियो जो है वो पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया के ऊपर लीक हो गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ था जिस फ्लायर के जरिए, ये बिल्कुल इसी जिस तरह स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसी तरह लिखा हुआ था नसीम ज़हरा वॉइस मैसेज फॉर ISPR, कि जी ISPR के लिए जो है वो नसीम ज़हरा ने मैसेज लिखा है। अच्छा, ये भी लौंडे लपाड़ों का काम वही कि 2 नंबरियाँ, पूरी 2 नंबरियाँ। नसीम ज़हरा एक्चुअली इस ऑडियो मैसेज में कह क्या रही हैं और इसका बैकग्राउंड क्या है, आप पहले ये जरा ऑडियो मैसेज सुनिए, फिर मैं आपको इसका बैकग्राउंड सुनाता हूँ। ड्राफ्टिंग, हम फैक्ट्स को देख रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू पीपल हु आर ऑन द ग्राउंड, दोज हु आर रिपोर्टर्स। व्हाई आर यू इंसिस्टिंग? इट्स वन वर्सेस द अदर। देयर आर पीपल जो कि मानसेरा में थे, जो ये काम करते रहे, जिन्होंने लोहे की तार आके लगाई है, जो कि देन वेंट क्लिप्ड टू द वायर, दे वेंट एंड गॉट दीस पीपल। आई मीन, व्हाट इज द इशू? What are you talking about? I mean, ब्रिगेडियर साहब, आप PhD किए हुए हैं, आप इप्री में रिसर्च का काम करते हैं, आप देखिए तो अपना जो लेवल है, आपका माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। और आप आगे से मुझे ये लिखते हैं बार बार के पीपल हु आर क्राफ्टिंग दिस नैरेटिव। आप किसी के क्राफ्टेड नैरेटिव पे शायद चल रहे हो, मुझे नहीं मालूम, हम तो नहीं चलते किसी के क्राफ्टेड नैरेटिव पे। एक बात हो रही है, फैक्ट्स पता किए जा रहे हैं और आप बार बार you're insisting on the same thing. This is very unfortunate, and I mean, I don't know how to write all this time and again. I think that you should just review what you are saying and what you are doing. मैं आपको बताऊं कि 10 हमारे रिपोर्टर्स थे on the ground, और कोई it isn't us versus them. और आप मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि those who are trying to craft the narrative. Who's trying to craft what narrative? Why is everything in this country a battle? Why is it always black and white? Why is it us versus them? Is it not a fact that during the day these people went out, जो commandos थे और जो aviation के थे,
and they went out for a daredevil operation. और beyond a certain point वो नहीं हो पा रहा था, given the restrictions, and the locals jumped in. What is the issue? तो ये जनाब आपने ये गुफ्तगू सुनी, ये बेसिकली ये जो सारी इंग्लिश और उर्दू के अंदर ये जो मिक्स होकर गुफ्तगू हो रही है, ये वो जो चेयर लिफ्ट का वाकया पेश आया था ना, उस चेयर लिफ्ट के वाकये के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ास तौर पे फॉलोअर्स की जानिब से ये तासुर दिया गया कि जनाब फ़ौज ने जो है वो तो एम ही बिलावजा ये ऑपरेशन दिखाने की कोशिश की और इनसे कुछ नहीं हुआ, और शाम को जाके जो है वो जो मुकामी लोग थे वहाँ के, उन्होंने एक्चुअली जाके लोगों को रेस्क्यू किया, इनसे तो कुछ भी नहीं हुआ था। जबकि एक्चुअली ये हकीकत नहीं है, ये दोनों साइड्स ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की है, इट वाज अ जॉइंट एफर्ट, और उसके बाद हमें ये खुशखबरी जो है मिली कि तमाम 8 के 8 अफराद को जो है वो रेस्क्यू वहाँ से कर लिया गया। नसीम ज़हरा साहिबा जो है वो जो गुफ्तगू कर रही हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स जो पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हैं, ये उसको प्रमोट हो रहा है इस गुफ्तगू से। इवन दो नसीम ज़हरा, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि नसीम ज़हरा साहिबा जो हैं वो पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये उसी से मुताबिकत रखता है। अब चूंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन फॉलोअर्स के बयानिए से मुताबिकत रखता है, और आजकल आप जानते हैं कि वो फ़ौज के वैसे ही बहुत खिलाफ हैं, 9 मई से लेकर अब तक हर वो मौका नहीं छोड़ते जहाँ पे फ़ौज को जो है वो कुछ ना कुछ कहा जाए। तो नसीम ज़हरा साहिबा का ये मैसेज जो है ये उठाया गया और उठा के उसके ऊपर ये चिपका दिया गया कि जी नसीम ज़हरा वॉइस मैसेज फॉर आईएसपीआर। इंप्रेशन ये दिया गया कि जैसे आईएसपीआर के कोई ब्रिगेडियर साहब हैं और उन्होंने एक्चुअली जो है वो नसीम ज़हरा को फ़ोन किया है और फ़ोन करके उनके ऊपर कोई प्रेशर डाला है, तो ये ऑडियो जो है वो नसीम ज़हरा आगे से जवाब दे रही है, तो ये ऑडियो जो है रिकॉर्ड होगी। हकीकत ये है नसीम ज़हरा साहबा ने एक्चुअली बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने खुद ट्वीट किया, उन्होंने खुद ट्वीट किया कि ये बेसिकली मेरा एक ऑडियो मैसेज था जो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है मैं ये गुफ्तगू कर रही थी, और वहाँ पे मैं एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब से मुखातिब थी। ये जो मैं ब्रिगेडियर साहब, अब आपको पता है यहाँ पे हमारे यहाँ कल्चर के अंदर अब ये तो नहीं होता रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब, रिटायर्ड जनरल साहब, इस तरह नहीं होता। लोगों को उसी तरह ब्रिगेडियर, जनरल, मेजर, चाहे वो रिटायर भी हो गए, इसी तरह गुफ्तगू की जाती है उनके साथ। तो ये बेसिकली किसी ब्रिगेडियर जो रिटायर हो चुके हैं उनसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहस मुबाहिसा चल रहा था, तो ये उसका उन्होंने वहाँ पर जवाब दिया था। लेकिन पीटीआई के लौंडे लपाड़ों ने क्या हरकत की कि इसके ऊपर चिपका दिया स्टिकर कि जनाब आईएसपीआर के ब्रिगेडियर साहब के साथ जो है ना नसीम ज़हरा ने ऐसी तैसी फेर के रख दी, जबकि नसीम ज़हरा साहब ने खुद एक्चुअली इसको ट्वीट किया कि नहीं इस तरह नहीं, और वो क्लियर कट नज़र भी आ रहा है वो कि ये एक ऑडियो मैसेज था जो नसीम ज़हरा साहब ने भेजा होता। लेकिन जाहिर बात है मेरे ख्याल में जिस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो होंगी वहाँ पे भी कोई कहता लौंडा लपाड़ा। ये लौंडा लपाड़ा ना एक कैफियत का नाम है, ये कहीं पे बैठे बिठाए सोते हुए भी एकदम आप लौंडे लपाड़े बन सकते हैं। मतलब ये एक चलती फिरती बीमारी है, ये किसी वक्त भी आपके अंदर का लौंडा लपाड़ा जगा सकती है आपको। तो वहां पे वो ग्रुप के अंदर कोई होगा लौंडा लपाड़ा, उसने कहा चलो जी इसको पीटीआई के बयानिए के लिए जो है उसको इस्तेमाल करो, उन्हें किसी ने फॉरवर्ड करती होनी है और दे दर 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 काम जो है वो शुरू हो गया। तो ये बेसिकली इस ऑडियो का बैकग्राउंड है और ये इसकी हकीकत है, जिसके पीछे पिछले 24 घंटे में हजारों की तादाद में लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। मतलब 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर तो मैं भी हूँ जहाँ पे ये एक्चुअली भेजा गया कि ये देखे नसीम ज़हरा ने जो है वो क्या कहा है, और ये आईएसपीआर को जो है उन्होंने सुना, आईएसपीआर को नहीं था, एक साबिक रिटायर्ड जनरल को जो है वो ये गुफ्तगू सुनाई जा रही थी। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो जावेद चौधरी साहब ने एक्चुअली एक कॉलम लिखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने जिक्र किया है बेसिकली जनरल आसिम मुनीर साहब को कि किस तरह उनको हटाया गया था। कुछ मज़ीद तफसीलात सामने आई, कुछ वैसे पहले ही रिपोर्टेड हैं लेकिन कुछ नई चीज़ें भी जो हैं उन्होंने रिपोर्ट की हैं अपने इस कॉलम के अंदर। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म को ठोस सबूतों के साथ फाइल दे दी। ठीक है, वज़ीर आज़म नाराज़ हो गए और उन्होंने आर्मी चीफ को फ़ोन करके जनरल आसिम मुनीर को हटाने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान 15 जून 2019 हफ्ते के दिन 5 घंटे तवील मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को समझाया कि अफसरों को DGI जैसी पोजीशन से इस तरह नहीं हटाया जाता, ये ज़्यादती भी है और हमाकत भी। दूसरा, जनरल आसिम ने आपको इतला देकर अपना फ़र्ज़ अदा किया, ये उनका काम है, मगर वज़ीर आज़म टस से मस ना हुए। आर्मी चीफ ने आखिर में वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि आप जनरल आसिम को बुलाएं, उनके साथ बैठें, उन्हें चाय पिलाएं और उन्हें इज्जत के साथ रुखसत कर दें। लेकिन वज़ीर आज़म इसके लिए भी राज़ी ना हुए और यूँ 16 जून 2019 को इतवार के दिन जनरल आसिम मुनीर का तबादला कर दिया गया। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को नए DG के लिए 3 नाम भिजवा दिए। इस फहरिस्त में जनरल फैज़ हमीद का नाम शामिल नहीं था। वज़ीर आज़म ने फहरिस्त मिलने के बाद आर्मी चीफ को बुलाया और साफ कह दिया, आप मुझे जनरल फैज़ हमीद दे दें, मैं उनके बगैर काम नहीं चला सकता। यूं 3 सीनियर जनरल्स की फहरिस्त वापस लेके 16 जून 2019 को जनरल फैज़ हमीद को DGI बनाया गया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो तमाशा पूरी दुनिया ने देखा है। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने लगी है।
पंजाब में उस ज़माने में 5 लोगों की हुक्मरानी थी। बुशरा बीबी ये पंजाब चला रही थी, उनके बच्चे और साबिक फैमिली भी इस खेल में शामिल थी। दूसरा किरदार फरा गोगी थी, ये बुशरा बीबी की दोस्त और दस्तराज थी, आप उनके इख्तियारात का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तीसरा किरदार ताहिर खुर्शीद था, ये सेक्रेटरी टू CM था। आप इसके इख्तियार का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लीजिए कि PTI ने इस ज़माने में सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन जीता और वो ताहिर खुर्शीद के दामाद एहसन सलीम बरियार का इलेक्शन था। ये खासा मुतनाज़ हुआ। ताहिर खुर्शीद ने अपनी साहबजादी की शादी पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सलामियाँ और गाड़ियाँ वसूल की और बकौल चौधरी परवेज़ इलाही मैंने ज़िंदगी में इतनी महंगी शादी और इतनी सलामियाँ नहीं देखी। ताहिर खुर्शीद के समधी बरियार ख़ानदान ने अब एक टेलीविज़न चैनल भी शुरू कर लिया है। अब ये जिस टेलीविज़न चैनल की बात हो रही है ना, ये वही टेलीविज़न चैनल है टेल ऑन न्यूज़, जिसकी थोड़ी देर पहले भी मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा था कि जी इमरान खान की फुटेज जो है वो मिल गई है मरीम नवाज़ को। ये वही बरियार ख़ानदान का बेसिकली ये टेलीविज़न चैनल है जहाँ पे ये खबर आई थी, ये जिसका जावेद चौधरी साहब जिक्र कर रहे हैं। ताहिर खुर्शीद इस वक्त लंदन में है और ये भी आज़म खान की तरह वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। चौथी ताकत वज़ीर आज़म खुद थे। ये भी IG और चीफ सेक्रेटरी के जरिए सूबा चलाने की कोशिश कर रहे थे। इमरान खान ने 3.5 वर्षों में 7 IG और 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए, लेकिन इसके बावजूद सूबा ना चल सका। क्यों? क्योंकि सूबे की तमाम तनाबें बुशरा बीबी, फरा गोगी और ताहिर खुर्शीद के हाथों में थी और जब तक उनका बंदोबस्त ना किया जाता सूबा नहीं चल सकता था और आखिर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आते हैं। अच्छा, इस सारी चीज़ में इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? जो इसका बैकग्राउंड है वो ये है कि एन्ना पैसा कमाया है, एलिजिडली इन लोगों ने इतना पैसा कमाया है और आज इमरान खान का केस लड़ने के लिए चंदा मांग रहे हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस बात को। ये PTI की अपनी जो है ना, मतलब स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उसके अंदर ये कहा गया है कि जनाब हमने इमरान खान साहब के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, तो बराए मेहरबानी आप जो है वो हमें फंड्स मुहैया करें। लेकिन दूसरी जानिब PTI ऑफिशियल की जानिब से अपने ही वकीलों के खिलाफ जो है ना वो एक ट्वीट हो गई है। अब आप अंदाज़ा करें कि कितने को डिसिप्लिन तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, क्या लिखते हैं? PTI once again wants to make it very clear that PTI and its chairman have no association connection with the organization HRLAF or Mr. Rashid Yaqub. All communication and engagement, if any, with HRLAF or Mr. Yaqub or any person associated with them by or on behalf of PTI and its chairman is hereby revoked. PTI wants the public at large to be aware that PTI, its chairman, does not maintain any link or association with this organization or person or anyone associated with them, nor are in any talks with them, and that no one, including Mr. Aziz Siddique, is allowed to appoint any person or organization on Chairman PTI's or PTI's behalf for any purpose, including international legal representation. PTI will engage any international legal representation in any matter when required only through its Secretary General. PTI would also like to be known that the only authorized fundraising program is PTI's own portal that is known as http://overseas.insaf.pk. Donations are done on this platform through digital payments only. No other person or organization are authorized to collect funds on behalf of PTI and strict legal action will be taken against anyone doing so. तो वो जो फंड बनाया गया था जिसकी बड़ी तरवीज की गई थी पिछले दिनों, उसके बारे में PTI ने खुद कह दिया है कि भाईजान हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अजहर सिद्दीक साहब का नाम भी जो है वो इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। तो थोड़ी देर पहले जावेद चौधरी साहब के मुताबिक वो जो 5 लोगों के अभी बताया जा रहा था, सूरत हाल ये है कि केस लड़ने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे, पैसे नहीं है हमारे पास। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।